प्री रिफॉर्म्स फेज की अगर बात की जाए या ये कहा जाए कि प्री 1991 फेज में क्या हुआ, तो कहानी बड़ी सिंपल है। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला और प्लानिंग की शुरुआत हमने प्राइमरीली की 1950 से, बिकॉज प्लानिंग कमीशन को तभी सेटअप किया गया था। 1950 से लेके 1990 के बीच में हमारी जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग की स्ट्रेटजीज रहीं, जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रहीं, उनका बहुत हैवी इंक्लिनेशन था, उनका बहुत हैवी झुकाव था पब्लिक सेक्टर की तरफ। पब्लिक सेक्टर को बढ़ चढ़ के प्रमोट किया गया। इनफैक्ट हमने पढ़ा था कि आज़ादी के बाद हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, बट इट वॉज द सोशलिज्म विद लिमिटेड एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। नए फर्म्स, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, प्राइवेट सेक्टर, उनके लिए एंट्री बड़ी लिमिटेड थी। तो इस 1950 से लेकर 1990 के फेज में पब्लिक सेक्टर को बढ़ चढ़ के प्रमोट किया गया और प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ी लिमिटेड एंट्री अलाउ की गई। और ये जो लिमिटेड एंट्री थी, इसको भी बहुत हैवीली रेगुलेट किया गया। बहुत सिंपल, प्री 1991 के फेज में बहुत हैवी रिलायंस था पब्लिक सेक्टर के ऊपर, बहुत हैवी डिपेंडेंस था पब्लिक सेक्टर के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर को लिमिटेड एंट्री अलाउ की गई और इस लिमिटेड एंट्री को भी बहुत हैवीली कंट्रोल किया गया, रेगुलेट किया गया। इसके अलावा हमारी सरकार ने हैवी इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करने की शुरुआत की। हैवी इंडस्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इसकी प्राइमरीली बात की गई सेकंड 5 ईयर प्लान से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खूब बढ़ चढ़ के प्रमोट किया गया। ऑल एंड ऑल अगर बोला जाए तो ये जो प्री 1991 फेज था, इस फेज के दौरान हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी। बेसिकली हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करते थे, तो जितनी भी फॉरेन फर्म्स हैं, जितनी भी फॉरेन कैपिटल है, उसकी एंट्री पे हद से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, ना के बराबर एंट्री अलाउड थी। और विद इन दी कंट्री अगर बात करें तो विद इन दी कंट्री भी प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ी लिमिटेड एंट्री अलाउड थी, और जो थोड़ी बहुत एंट्री अलाउड भी थी उसमें भी इस प्राइवेट सेक्टर को बहुत हैवीली रेगुलेट किया जाता था। बहुत हैवी डिपेंडेंस हमारी किसके ऊपर थी? पब्लिक सेक्टर के ऊपर थी। पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने खूब सारा कामकाज किया इस प्री 1991 फेज में। ये जो प्री रिफॉर्म्स फेज है, इस फेज की बेसिक फाउंडेशन हमने यहाँ पे रख दी है। इसके बारे में डिटेल में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। इस प्री 1991 फेज में इकोनॉमिक प्लानिंग की किन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया गया? देखो, सबसे पहले आया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कब आया? 1951 में आया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया हैरेड-डॉमर मॉडल को। हैरेड-डॉमर मॉडल ये क्या कहता है? देखो, हैरेड एक अलग इंसान है जो कि यूके में बेस्ड थे, और डॉमर एक अलग इंसान है जो कि यूएसए में बेस्ड थे। इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई टच नहीं है। ये दोनों अलग अलग अपने मॉडल्स को डेवलप कर रहे थे, लेकिन हाँ, सेम टाइम फेज में डेवलप कर रहे थे। हैरेड जो है वो बात कर रहे थे 1938-39 के आसपास, और डॉमर बात कर रहे थे 1945-46 के आसपास। अलग अलग दोनों अपने काम कर रहे थे, अपने मॉडल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब इन दोनों ने अपने मॉडल्स को डेवलप कर लिया तो ये देखने को मिला कि ये दोनों जो है वो एक सेम कंक्लूजन पे पहुंचे। तो बाद में इनके मॉडल को बुलाया जाने लगा हैरेड-डॉमर मॉडल। और बेसिकली इनके मॉडल का एम क्या था? एम बड़ा सिंपल था कि ये एक ऐसा मॉडल डेवलप करना चाह रहे थे जिसके थ्रू लॉन्ग रन में स्टडी ग्रोथ को अचीव किया जा सके। देखो, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है ऐसे ऐसे, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हो। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो वो कोई अच्छी बात है नहीं। हैरेड-डॉमर क्या चाह रहे थे कि एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिसके थ्रू लॉन्गर रन में स्टडी ग्रोथ को अचीव किया जा सके। अच्छा, जिस दौर में हैरेड-डॉमर अपने मॉडल को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले इकोनॉमिक्स में 2 थ्योरीज बड़ी पॉपुलर थी जिनके बारे में अपन को बेसिक तौर पर पता है। एक थी क्लासिकल थ्योरी। इस क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं एडम स्मिथ। और क्लासिकल थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि देखो, सरकार को ना के बराबर इंटरफेयर करना चाहिए इकोनॉमी में, या ये कह दें कि सरकार को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इकोनॉमी में। लॉन्गर रन में सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। लॉन्गर रन में फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सकता है। ये जो क्लासिकल थ्योरी वाले लोग थे, इन्होंने शॉर्टर रन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया।
इन्होंने बोल दिया एक तरीके से कि सरकार को तो इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, लॉन्गर रन में चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, लॉन्गर रन में इकोनॉमी और जो चीज़ें हैं, जो मार्केट है, वो खुद ब खुद को एडजस्ट कर लेती है, शेप में आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी शॉर्ट कमिंग क्या है क्लासिकल थ्योरी वालों की, कि ये शॉर्ट रन की बातचीत करते ही नहीं है, पूरी तरीके से इसको इग्नोर कर देते हैं। फिर एक दूसरी थ्योरी डेवलप हुई, केन्स थ्योरी। ये भी अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट इंसान है, जेएम केन्स। और जेएम केन्स बात करते हैं सिर्फ शॉर्टर रन के बारे में। केन्स का तो बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि लॉन्गर रन में तो सब मर जाते हैं, तो हमें फोकस करना चाहिए शॉर्टर रन के ऊपर। तो इनकी जो इकोनॉमिक्स है वो बात करती है शॉर्टर रन के बारे में, कि भैया शॉर्टर रन में जो क्राइसिस हैं, उन क्राइसिस से डील करने के लिए, उन क्राइसिस से निकलने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। तो केन्स बात करते हैं शॉर्टर रन के बारे में, लेकिन इनकी थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये लॉन्गर रन को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। केन्स जब अपनी थ्योरी की बात करते हैं तो केन्स फोकस करते हैं डिमांड के ऊपर, केन्स फोकस करते हैं इनकम के ऊपर। केन्स से कहते हैं कि सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए और डिमांड को इंक्रीज करना चाहिए। अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेगी। अच्छा, केन्स और शॉर्टर रन के बारे में बात करते हैं, ये अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज केन्स बात कर रहे थे 1930s के दौरान, जब पूरी दुनिया में डिप्रेशन हुआ करता था, इकोनॉमिक डिप्रेशन था। तो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए केन्स क्या कह रहे हैं कि शॉर्टर रन में आप तो डिमांड को पुश करो, एग्रीगेट डिमांड को अगर बढ़ा दोगे तो फिर अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो करने लग जाएगी। और ये जो क्लासिकल थ्योरी वाले लोग थे, ये बात करते थे सप्लाई के बारे में, कि भैया आप तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाओ, अगर आप सप्लाई बढ़ाते जाओगे तो अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा लॉन्गर रन में कि इकोनॉमी आपकी ग्रो कर जाएगी, इकोनॉमी आपकी स्टेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो हैरेट डॉमर मॉडल है, ये बात करता है इन दोनों के सिंथेसिस के बारे में। बेसिकली हैरेट डॉमर जो हैं वो कोई ऐसा मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों थ्योरीज को कंसिडर कर लिया जाए और कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए इस स्टडी ग्रोथ को अचीव करने के लिए। और अपने इस मॉडल में हैरेट डॉमर ने क्या कहा कि देखो, जो मेन कंपोनेंट है ग्रोथ का वो है कैपिटल एक्यूमुलेशन, या फिर ये कहें कि जो मेन कंपोनेंट है ग्रोथ का वो है इन्वेस्टमेंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इसका ड्यूल कैरेक्टर होता है, इसका ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल कैरेक्टर कैसे होता है कि एक तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इस पर डिमांड इफेक्ट होता है, और एक ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इस पर सप्लाई का इफेक्ट होता है। डिमांड मतलब इनकम का इफेक्ट और सप्लाई मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी का इफेक्ट। हैरेट डॉमर क्या कह रहे हैं? हैरेट डॉमर कह रहे हैं कि देखो, अगर हमें लॉन्गर रन में स्टडी ग्रोथ को अचीव करना है तो हमें कैपिटल एक्यूमुलेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका ड्यूल नेचर है, इसके ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो डिमांड इफेक्ट होता है इसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो एक तो डिमांड इफेक्ट देखने को मिलता है और दूसरा सप्लाई इफेक्ट देखने को मिलता है। डिमांड साइड को अपन बोल सकते हैं कि इनकम के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है, और सप्लाई साइड को हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। और देखो, हैरेट डॉमर मॉडल में वो लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करोगे तो आपको इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा एक पॉइंट के बाद, बट ऑब्वियस बात है। और अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो तो आपको ज़्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। ज़्यादा लोगों को अगर आप रोजगार दोगे तो ज़्यादा लोगों को इनकम मिलेगी, और जब ज़्यादा लोगों को इनकम मिलेगी तो ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे। जब ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और ये एक साइकिल बन जाएगी कि एक तरफ आप प्रोडक्शन को बढ़ाते जाओगे, दूसरी तरफ लोगों की इनकम बढ़ रही है बिकॉज आप फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर रहे हो। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे, लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रोडक्शन अपना बढ़ाना पड़ेगा। हैरेट डॉमर मॉडल के तहत ये लोग ये कह रहे हैं कि जो भी इकोनॉमिक प्लानर है उसको एक ऐसा नेट इन्वेस्टमेंट का रेट ढूंढना है जहां पे डिमांड और सप्लाई साइड में बैलेंस हो और अल्टीमेटली इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सके। अगर प्लानर उस रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट को ढूंढ लेगा तो इकोनॉमी में लॉन्गर रन में स्टडी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा, हैरेट डॉमर ने पूरा फॉर्मूला दिया
जैसे इन्होंने बोला कि अगर हमें जीडीपी ग्रोथ निकालनी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सेविंग्स रेट को डिवाइड करना चाहिए कैपिटल आउटपुट रेशियो से। सेविंग्स रेट को डिवाइड करना चाहिए कैपिटल आउटपुट रेशियो से। सेविंग्स रेट का मतलब क्या होता है, सेविंग्स अपॉन जीडीपी इनटू 100। अगर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमें मिल जाएगी सेविंग्स रेट। और कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है कि कितना कैपिटल लगाना पड़ रहा है हमें एक यूनिट जीडीपी को बनाने के लिए। कैपिटल आउटपुट रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो टोटल कैपिटल है उसको डिवाइड कर दो टोटल आउटपुट से। और कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर सिंपल लैंग्वेज बोले तो इसका मतलब क्या है कि कितना यूनिट कैपिटल हमें लगानी पड़ रही है एक यूनिट ऑफ जीडीपी को बनाने के लिए। इसका सीधा सा मतलब क्या है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती है, कि अगर हम जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कैपिटल आउटपुट रेशियो को घटाना पड़ेगा। भाई जितना कम कैपिटल में एक यूनिट जीडीपी बन जाएगी उतना ज़्यादा हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में जितना ज़्यादा हम जीडीपी प्रोड्यूस कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ कि हालांकि ये फॉर्मूलाज दे रखे हैं, हैरेट-डॉमर मॉडल में इसके बारे में बातचीत की गई है कि भैया जीडीपी ग्रोथ को कैसे निकाला जाए, सेविंग्स रेट्स को डिवाइड कर दो कैपिटल आउटपुट रेशियो से, लेकिन हमें पीएचडी नहीं करनी है। ये फॉर्मूलाज को अगर आपका ऑप्शनल है इकोनॉमी तो पढ़ो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट है कि नहीं मर ही जा रहे हो तो इन सब के बारे में पढ़ो। अदरवाइज सिर्फ इतना सा याद रखना है कि हैरेट-डॉमर मॉडल का एम क्या था कि हमें लॉन्गर रन में एक स्टडी ग्रोथ को अचीव करना है। उसके लिए इस हैरेट-डॉमर मॉडल में मेन कंपोनेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्यूमुलेशन। और ये जो इन्वेस्टमेंट है हैरेट-डॉमर मॉडल के अकॉर्डिंग इसके ड्यूल कैरेक्टर हैं, इसका ड्यूल नेचर है। एक तो इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट देखने को मिलता है डिमांड पे और दूसरा सप्लाई इफेक्ट देखने को मिलता है। बड़ा सिंपल सा आइडिया है। हैरेट-डॉमर मॉडल के तहत ये कहा जा रहा था कि हमें उस रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट को ढूंढना है जहां पर डिमांड और सप्लाई साइड को बैलेंस किया जा सके लॉन्गर रन में फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए। हैरेट-डॉमर बेसिकली क्या कह रहे थे कि जब आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है। जब आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे और ये एक साइकिल बन जाएगी और इसके थ्रू हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टडी रेट पे ग्रो होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। अगर सिंपल तौर पे आपको याद रखना है तो सिर्फ इतना याद रखो, पीएचडी करने की इच्छा है तो फिर फॉर्मूलाज हैं, मैंने आपको एक दे दिया है कि यहाँ से पकड़ना है कि जीडीपी ग्रोथ इज इक्वल टू सेविंग्स रेट अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दो टोटल आउटपुट से। फिर एक इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो भी होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो। सिंपल तौर पे याद रखो कि हैरेट-डॉमर मॉडल क्या है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये किताब जो अपन पढ़ रहे हैं नितिन सिंघानिया, इसको चूज करने के पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी था कि ये किताब पीएचडी बिल्कुल भी नहीं करवाती है। अगर आपको पीएचडी करनी है तो कोई दूसरी किताब ढूंढो। ये किताब आपको सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बताती है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बातचीत की जाएगी, जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ लेजिट कम बातचीत की गई है। तो मेरे हिसाब से इतना इनफ है। अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान इस हैरेट-डॉमर मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। हैरेट-डॉमर मॉडल क्या कहता है वो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर आया सेकंड 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान नेहरू मैहलनोबिस मॉडल को अडॉप्ट किया गया। मैहलनोबिस जो है वो बड़े फेमस स्टैटिशियन थे, तो इनका एक मॉडल था नेहरू मैहलनोबिस मॉडल, इसको अडॉप्ट किया गया सेकंड 5 ईयर प्लान में। नेहरू मैहलनोबिस मॉडल के बारे में हम पढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, सेकेंड 5 ईयर प्लान आया और सेकेंड 5 ईयर प्लान में नेहरू मैहलनोबिस मॉडल को अडॉप्ट किया गया। और सिंपल तौर पे अगर बोलें तो ये जो नेहरू मैहलनोबिस मॉडल था इसका पूरा फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, इसका पूरा फोकस था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के ऊपर। नेहरू मैहलनोबिस मॉडल क्या कह रहा था कि भैया पूरा ध्यान दो हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पे, पूरा ध्यान दो कैपिटल गुड्स के इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पे।
अगर हम हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे तो हमारी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इस मॉडल का जो बेस था वो था कि एक तो हमें कैपिटल गुड्स सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, बेसिकली हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, और दूसरा हमें कंज्यूमर गुड्स सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को डेवलप करने के ऊपर काम करना चाहिए। अगर हम हैवी इंडस्ट्रीज को, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे तो लॉन्गर रन में हमारी जो इकोनॉमी है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगी, लॉन्गर रन में जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत रैपिडली ग्रो करेगी। ये जो नेहरू मेहलनोबिस मॉडल है इसको सेकंड 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया, और ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा रहेगा टिल 5th 5 ईयर प्लान। इट वाज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। बेसिकली फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद ही सरकार को ये रियलाइज हो गया था कि भैया सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा, हमें हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा अगर हमें लॉन्गर रन में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो बड़ा इमीडिएटली सेकंड 5 ईयर प्लान में नेहरू मेहलनोबिस मॉडल को लाया गया और फोकस किया गया हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर। सिंपल एक लाइन की बात है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में नेहरू मेहलनोबिस मॉडल को लाया गया और इसका पूरा फोकस किस पे था? हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के ऊपर पूरा फोकस था। फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है गांधीयन स्ट्रेटेजी। पिछले वाले सेशन में भी हमने पढ़ा था इसको। 1944 में इस गांधीयन स्ट्रेटेजी को ड्राफ्ट किया आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, और इस गांधीयन स्ट्रेटेजी के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे कि एक तो जो हमारे कंट्री के लोग हैं, जो मासेस हैं, उनका कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए और उनका मटेरियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। दूसरा, उनको बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। अच्छा, गांधीयन स्ट्रेटेजी नाम से क्लियर है। इस गांधीयन स्ट्रेटेजी का फोकस किस चीज पे था कि हमें एग्रीकल्चर को साइंटिफिकली डेवलप करना चाहिए और हमें छोटी कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को एंश्योर करना चाहिए। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि गांधीयन स्ट्रेटेजी में जो फोकस था, हालांकि एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग के ऊपर फोकस था। भाई जब आप एग्रीकल्चर को डेवलप करोगे तो आप ये एंश्योर करो कि लोगों को रोजगार भी मिले। ये जो नेहरू मेहलनोबिस मॉडल था इसमें फोकस था प्रोडक्शन के ऊपर कि हमें तो हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, हमें तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है और डेवलप करके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। लेकिन गांधीयन स्ट्रेटेजी में जो फोकस था वो था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि हमें एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग करनी है। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। देखो, बहुत छोटा सेशन अपन ने रखा है, उसका रीज़न है आजकल बहुत सारी शादियां चल रही हैं घर के आसपास, तो म्यूज़िक चलता रहता है, खूब सारा डिस्टर्बेंस होता है। तो जो भी मेरे काम के बाद मेरे को टाइम मिलता है उस टाइम में मैं ये थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाता हूँ, वो मैंने किया है। अपन कोशिश करेंगे कुछ टाइम के बाद चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट होंगी, ये थोड़ा म्यूज़िक वगैरह बंद होगा तो अपन थोड़ा ज़्यादा लेक्चर्स डालेंगे और थोड़े लंबे लेक्चर्स डालेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए मैनेज कर लो। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।